नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिकवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ अब मैं आता हूं अपने विषय पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम उपसर्ग अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और उपसर्ग अध्याय के अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में हमने कुछ उपसर्गों के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। आज हम अगले उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो उपसर्ग की संख्या होगी वो होगी 15। तो आज जो 15वां उपसर्ग होगा वो उपसर्ग हो जाएगा अपि उपसर्ग। तो मित्रों, आपको बता दूं कि हिंदी में इस अपि उपसर्ग को उपसर्ग की मान्यता नहीं दी गई है। इस पर आधारित जो उदाहरण है वो हिंदी में अलग से स्वीकार नहीं किए गए हैं। तो आप यहाँ पर नोट लगा करके लिख सकते हैं कि इस उपसर्ग को हिंदी भाषा के विद्वानों ने स्वीकार्य नहीं किया है, स्वीकार्य नहीं किया है। इसलिए इस उपसर्ग पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं अगले उपसर्ग के बाद में अगले उपसर्ग के बारे में। तो अगला जो उपसर्ग हो जाता है वो उपसर्ग हो जाएगा 16वां उपसर्ग हो जाएगा और ये उपसर्ग हो जाएगा अति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अति उपसर्ग का प्रयोग किन अर्थों में होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो बहुत अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है, उग्र के अर्थ में भी आ जाता है, आगे के अर्थ में भी आ जाता है, अचानक इस अर्थ में भी अति उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से इन अर्थों में अति उपसर्ग का हम प्रयोग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आने वाली संधियां कौन कौन सी होती है। तो मित्रों, निश्चित रूप से संधियों के बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं अति उपसर्ग में आने वाली संधियां। तो इसमें आने वाली संधियां कौन कौन सी हो जाती है? जैसे कि आप देखते हैं कि अंतिम स्वर ई है, इसलिए संधि दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर यण संधि भी हो जाएगी और व्यंजन संधि के उदाहरण भी इस उपसर्ग के योग में बन सकते हैं। तो ये 3 संधियां अति उपसर्ग के योग में प्रयुक्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके उपसर्गों की। तो सबसे पहले जो इसके उपसर्ग बनते हैं वो संयोग से बनने वाले उदाहरण होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। संयोग का तात्पर्य है कि शब्दों के योग में किसी प्रकार से ध्वनि में कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया अतिक्रमण, या शब्द लिख दिया मैंने अति शीत, अति ग्रीष्म भी हो सकती है, तो अतिवृष्टि भी हो जाती है। तो ये जो उदाहरण है, इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला शब्द क्या हो जाएगा? अतिशंका, अतिशंका। इसी प्रकार से एक शब्द और हो जाएगा अतिशीघ्र। तो इन उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसके अलावा जो अन्य उदाहरण बने हैं उन उदाहरणों में हम बात करते हैं। जो उदाहरण संधियों के योग से बने, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। सबसे पहले किस संधि की बात करते हैं? दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि के योग से जो बनने वाले उदाहरण हैं वो उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो जैसे कि मित्रों, आप जानते हैं कि अति के साथ में इव शब्द जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग है और इसके साथ में शब्द जोड़ना है इव, तो शब्द क्या हो जाएगा? अतीव। इसी प्रकार से जो अतीत शब्द है ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा। इसके भी जब हम 2 शब्द खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अति प्लस इत। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है अतीत, अतीव, एक शब्द और हो जाता है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय।
इसके भी आप दो शब्द खंड करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला खंड हो जाएगा अति और उसके बाद वाला खंड क्या हो जाएगा, इंद्रिय। तो इस प्रकार से शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय। तो इन शब्दों में आप देख सकते हैं संधि कौन सी हुई है, दीर्घ संधि हुई है। आगे हम बात करते हैं यण संधि के बारे में। तो यण संधि के जो उदाहरण है वो किस प्रकार से हो जाएंगे, यण संधि के जो उदाहरण होंगे वो इस प्रकार से आ जाएंगे कि जैसे हमने शब्द लिख दिया अति प्लस आगे शब्द आ गया आचार। तो जब आप इन दोनों शब्दों को जोड़ोगे तो अति में स्वर कौन सा है, ई है, आचार में स्वर कौन सा है, आ है, और ए प्लस आ को जोड़ते हैं तो किस संधि का नियम लागू होता है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शब्द बन जाएगा अत्याचार। ए प्लस आ का मिलकर या हो जाएगा तो त जो है वो स्वरहीन हो जाएगा, जो कि य के साथ में आधा लिखा जाएगा, और बाद वाला जो खंड है वो यथावत साथ में आ जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण बन जाते हैं, जैसे कि शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर अत्यधिक। तो अत्यधिक का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। आगे शब्द हो जाएगा अत्युक्ति। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि इसका अति उपसर्ग के साथ में उक्ति मूल शब्द जुड़ा हुआ है तो शब्द क्या हो जाएगा, अत्युक्ति। इसी प्रकार से शब्द बन जाएगा अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य। इसमें भी दो खंड क्या हो जाएंगे, अति उपसर्ग के साथ में शब्द हो जाएगा ऐश्वर्य। और इस प्रकार से शब्द हो गया अत्योजस्वी। आगे शब्द क्या हो जाएगा, अति प्लस ओजस्वी। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि ये जो उदाहरण है वो सारे के सारे यण संधि के योग से बन रहे हैं। शब्द अत्योदार्य भी लिखा जा सकता है, अत्योदार्य। आप जान सकते हैं इसके खंड क्या हो जाएंगे, अति प्लस औदार्य, ये दो खंड इसके हो जाएंगे। और इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं उपसर्ग के रूप में कौन सा उपसर्ग शेष है, इन सभी में अति उपसर्ग शेष है और विभिन्न स्वर बाद में आ रहे हैं जिनकी मात्रा ई के बाद में य बनकर के और य के साथ में बाद वाले स्वर की मात्रा लग रही है। अब हम बात करते हैं कि अति के साथ में अगली जो संधि हो सकती है वो संधि कौन सी हो सकती है, व्यंजन संधि भी हो सकती है। तो व्यंजन संधि के योग से जो बनने वाले उदाहरण है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया, ये व्यंजन संधि के योग से बनने वाले हैं। इक्के दुक्के शब्द हैं, कोई ज्यादा शब्द नहीं है। जैसे मैंने शब्द लिख दिया अति प्लस छाया, अति प्लस छाया। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अति यथावत रहेगा और छाया में आप देखते हैं अति में स्वर ई आ गया और नियम ये कहता है कि ई के बाद में छ हो तो छ से पहले छ का आगमन हो जाता है। तो गागम संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि में हमने ये नियम पढ़ा था। तो शब्द क्या हो जाएगा, अतिछाया शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण व्यंजन संधि के योग में भी बन जाते हैं। तो ये हमने उपसर्ग पढ़ लिया है, कौन सा, अति उपसर्ग पढ़ लिया है। अगला उपसर्ग हो जाता है 17वां उपसर्ग हम लिखेंगे सु उपसर्ग। 17वां उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सु उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाता है। तो सु उपसर्ग का अर्थ हो जाता है अच्छा, श्रेष्ठ, अच्छा या श्रेष्ठ। सु उपसर्ग अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर। तो इन अर्थों में हम सु उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। ये उपसर्ग अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं बनाता है, ये उपसर्ग कर्मधारय समास के उदाहरण बनाता है, क्योंकि ये शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है ये उपसर्ग। इसके साथ में संधियां कौन कौन सी होगी, तो संधियों पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। संधियां, तो सु उपसर्ग के साथ में जैसा कि आप जानते हैं दीर्घ संधि हो जाएगी, यण संधि भी हो जाएगी। तो दो प्रकार की जो संधियां हैं वो सु उपसर्ग के साथ में प्रयुक्त हो जाती है।
किस प्रकार से इनके उदाहरण बनते हैं, उनमें से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ऐसे उदाहरणों पर जो उदाहरण किससे बने हैं, केवल और केवल संयोग से बने हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई ध्वनि में परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे उदाहरणों की हम बात करते हैं तो शब्द हो जाता है सुपुत्र, सुकुमार, सुयोग्य, सुकर्म, सुनीति, सुमति, सुशासन, सुकर्म। तो इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाते हैं, जिन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई है, सारे उपसर्ग जो हैं वो केवल और केवल संयोग से बने हुए हैं। अब संधियों से इसके उदाहरण कैसे बनेंगे, हम कुछ ऐसे उदाहरणों की यदि बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले संधि आ जाती है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के योग से बनने वाला शब्द क्या हो जाता है, सूक्ति। अब आप देख सकते हैं कि सामान्य उपसर्ग में सु में ऊ की मात्रा ह्रस्व है, छोटे ऊ की मात्रा है, जबकि सूक्ति में ऊ की मात्रा क्या हो गई है, दीर्घ हो गई है। ये मात्रा दीर्घ क्यों हो गई है, तो ये जब इसका संधि विच्छेद करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका खंड हो जाएगा सु प्लस उक्ति। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सु में ऊ की मात्रा लगी हुई है और आगे उक्ति में ऊ स्वर है, ऊ प्लस ऊ जुड़कर दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ संधि का नियम हो जाता है। तो सूक्ति जो शब्द है ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है, जो कि सु उपसर्ग के योग से बना हुआ है। आगे जो संधि आई हुई है हमारे पास में वो संधि है यण संधि। अब यण संधि के इसके साथ उदाहरण कैसे बनते हैं, अब जरा इन पर भी नजर डाल लेते हैं। संधि हो जाती है यण, तो जैसे कि शब्द हमने लिख दिया है स्वागत। स्वागत में आप देखिए कि मूल उपसर्ग कौन सा है, सु उपसर्ग है और आगत इसमें मूल शब्द है, और इस प्रकार से शब्द क्या हो जाता है, स्वागत शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वागत में संधि कौन सी हो गई है, स्वागत में यण संधि प्रयुक्त हो गई है, और इस प्रकार से ये सु उपसर्ग को हमने पढ़ लिया है। आगे हम बात कर रहे हैं उत उपसर्ग के बारे में। उत उपसर्ग के उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में उदाहरण बनेंगे और काफ़ी विशिष्ट उदाहरण है उत उपसर्ग। और कई दृष्टियों से यदि हम देखें तो उत उपसर्ग कई बार हिंदी में एक विवाद का विषय भी बन जाता है। हम जरा उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। 18वां जो उपसर्ग है वो उपसर्ग हो जाता है उत उपसर्ग। इसको कुछ विद्वान उद के रूप में मानते हैं, कुछ उत के रूप में मानते हैं, लेकिन उत और उद ये दोनों ही कारण हैं संधि का। किसका कारण है, संधि का। सामान्यतः यदि उत उपसर्ग को लेते हैं तो इसके बाद में या तो कोई स्वर वर्ण आ जाता है, या फिर आने वाले जो वर्ण होते हैं वो वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम या द्वितीय वर्णों का ही प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ उदाहरणों में हम देखते हैं कि तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्णों का भी इसमें प्रयोग बराबर रूप से हो जाता है, और अंतस्थ वर्णों का भी प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर प्रकार के वर्ण के साथ में त का जो रूप परिवर्तन है वो हो जाता है। आप देखते हैं ऊष्म व्यंजन भी इसके साथ में बराबर मात्रा में आ जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं उद की, तो जब उद उपसर्ग यदि पहले होगा तो बाद में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो सामान्यतः वर्गों के केवल और केवल पहले, दूसरे, और अतिरिक्त में केवल और केवल एक सवर्ण होता है, जिसको हम कुछ संधि के नियमों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ कार्यक्रम जो है वो केवल संधि के अंतर्गत ही होता है। तो ये एक विवाद का विषय बना हुआ है, और अभी तक इस विवाद के बारे में निश्चयतापूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो है वो इसका मूल रूप उद को मानते हैं। परीक्षा में उद और उद में से सही विकल्प की बात आ जाए तो आप उद को वहाँ पर चुन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, उद का अर्थ हो जाता है, एक तो हो जाता है ऊंचा, क्या हो जाता है, ऊंचा। दूसरा इसका अर्थ हो जाता है एक और श्रेष्ठ। अगला इसका अर्थ होता है उत्पन्न या निकलना, उत्पन्न होना या
निकलना, इन अर्थों में हम देखते हैं कि सामान्यतः उत उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। अब उत उपसर्ग के साथ में संधि की स्थितियां क्या बनती हैं? तो मित्रों, संधि इसके साथ में केवल और केवल संधि प्रयुक्त होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि प्रयुक्त होती है? संधि कौन सी होती है? केवल और केवल व्यंजन संधि इसके योग में प्रयुक्त होती है, और व्यंजन संधि के योग में ही इसके उदाहरण बनते हैं। कैसे उदाहरण बनते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, उस फॉर्मेट के जरिए आप बहुत ही आसानी से इसके उदाहरणों के संपूर्ण रूप को समझ सकते हैं। हम बात करते हैं, अभी उपसर्ग हमारे पास में है उत उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा है? उत उपसर्ग है, या हम बात करते हैं कि उद उपसर्ग है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बाद में आने वाले वर्ण कौन कौन से, किस किस प्रकार से वर्ण हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले त के बाद में वर्ण कौन कौन से आ जाते हैं? तो श, च और छ, इनमें से कोई वर्ण आते हैं तो उत का क्या हो जाता है? उच हो जाता है। इसी प्रकार श, क, ट, प और फ, इन वर्णों के योग में आप देखते हैं तो उत का क्या हो जाता है? उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनको देख लेते हैं ताकि उससे थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। वर्गों के जैसे कि ज या झ में से कोई वर्ण आ गया तो उत का क्या हो जाएगा? उज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि ट या ठ में से कोई वर्ण आ गया तो त का क्या हो जाएगा? ट हो जाता है। सामान्यतः उत के साथ में ट या ठ के उदाहरण बनते नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ भी दें तो कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। लेकिन इसके बाद में हम बात करते हैं कि ड या ढ में से कोई वर्ण अगर आ जाते हैं तो उत का क्या हो जाता है? उड हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि त के बाद में यदि वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण कोई भी आ जाएं, जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी स्वर हो, या फिर ग, घ, ज नहीं आएगा, द, ध या ब, भ, य, र और व, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो उत का क्या हो जाता है? उद हो जाता है। लेकिन जो पहले दूसरे वर्ण हैं उनके योग में उद का उत हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं क, ख, च, छ, ट, ठ यहाँ नहीं आएगा, त, थ, प, फ और स, इन वर्णों के योग में जो उत है वो उत ही रहता है। यहाँ पर आप देखते हैं हमने य, र और व लिखा है, ल को हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि त के बाद में या द के बाद में यदि ल होगा तो उत का क्या हो जाएगा? उल हो जाएगा। उत का क्या हो जाएगा? उल हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि उत के बाद में यदि न या म में से कोई वर्ण आया तो उत का क्या हो जाएगा? उन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इतने सारे जो रूप हैं वो उत या उद के बनाए जाते हैं। आप इन सभी वर्णों पर हम उदाहरण कुछ बना के देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले उत के बाद में श, च, छ के उदाहरण आते हैं, तो उदाहरण कैसे बनते हैं? तो जैसे हमने सब लिख दिया यहाँ पर उच्चारण। अब हम यहाँ पर जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि उत को हम उच्च के रूप में बदल रहे हैं। उत को हम किस रूप में बदल रहे हैं? उच्च के रूप में। तो ऐसे उदाहरण आप देखेंगे तो बाद में आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे? त के बाद में श, च, छ, इन्हीं में से कुछ वर्ण होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है उच्चारण, उच्चय, उच्चेष्टा, उच्छल, उच्छृंखल, उच्छ्वास, तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण बन जाते हैं जहां पर आपने उत को किस में बदला है? उच्च के रूप में बदला है, क्योंकि बाद में आने वाले वर्ण च, छ या श में से कोई वर्ण
हो जाते हैं। आगे सूत्र के अंतर्गत जो बताया गया है कि अब हमें यहाँ तक हमने उत को किस में बदला, उच में बदला, आगे हम उत को किस में बदलेंगे, उज में बदलेंगे। तो इसके उदाहरण किस प्रकार से हो जाएंगे आप यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर हम बदल रहे हैं, उत का रूपांतरण उज के रूप में कर रहे हैं। कब करेंगे, जब बाद में ज वर्ण आ जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है उज्ज्वल, यह शब्द आ गया उज्जयिनी। तो इस प्रकार के उदाहरणों में आप देखिए कि उत को हमने किस में बदल दिया है, उज में बदल दिया है। आगे हम बात कर रहे हैं सूत्र के अनुसार, अब हमें उत को किस में बदलना है, उड में बदलना है। तो इसके उदाहरण किस प्रकार से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उदाहरण कौन सा है, उत है, या उद भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। उदाहरण क्या लिखा जाता है, उत के साथ में उद भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको बदलना किस में है, इसको बदलना है उड में। तो इसके उदाहरण किस प्रकार से आ जाएंगे, आप जरा उन पर भी एक नजर डाल लीजिएगा। तो इसके उदाहरण बन जाएंगे उड्डीन, यह शब्द हो जाएगा उड्डयन। तो इस प्रकार के उदाहरण आ जाते हैं जो कि उड के योग से बने हुए होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार के उदाहरण आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें स्वर या बाकी वर्णों से जुड़े हुए जो तीसरे, चौथे और अंतस्थ व्यंजन हैं, इन वर्णों से जुड़े हुए उदाहरण हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे उदाहरण क्या लिख लेते हैं, इस बार हम क्या करेंगे, उत का रूपांतरण उद के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे, उत का रूपांतरण उद के रूप में करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, बाद में किस किस प्रकार के वर्ण आएंगे। तो इसके लिए जैसे कि हमने सब लिख दिया है उद्गम, उद्घाटन, उद्देश्य, उद्धार, उद्बोधन, उद्भव, उद्घाटन, और इसी प्रकार शब्द और बन जाएंगे उद्योग, और एक शब्द आ जाएगा उद्रेक, और शब्द आ जाएगा उद्वर्तन। तो इस प्रकार के ये शब्द आ जाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं उत का रूपांतरण हमने किसमें किया है, उद के रूप में किया है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे जो स्थिति आई हुई है, अब हमें उद को उत में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले विकल्प क्या हो जाएगा, उद, और उद को बदलना किस में है, उत में बदलना है। तो इसके अंतर्गत बनने वाले उदाहरण किस प्रकार से हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है उत्कीर्ण, यह शब्द लिख दिया है मैंने उत्कोच, यह शब्द लिख दिया है मैंने उत्खनन, उत्खात, उत्पन्न, यह शब्द लिख दिया हमने उत्पादन, और शब्द इसका हो जाएगा उत्फुल्ल, और एक शब्द हो जाएगा उत्सर्ग। शब्द हम एक और लिखे तो उत्सर्जन भी लिख सकते हैं। उत्सर्जन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं कि उद के बाद में जो वर्ण आए हैं वो वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण आए हैं, और इस कारण आप देख सकते हैं कि उद को हमने किस में बदला है, उत में बदल दिया है। आगे जो उदाहरण आने वाले हैं, इन उदाहरणों में हम त के बाद में ल के उदाहरण लेकर के उत को किस में बदल देंगे, उल में बदल देंगे। तो इस बार हम रूपांतरण उत या उद का रूपांतरण किस में करेंगे, उल के रूप में करेंगे। तो उल के रूप में करने के लिए शब्द जैसे क्या हो जाएगा, उत प्लस लास का क्या हो जाएगा, उल्लास। उत प्लस लंघन का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। उत प्लस लेख का क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इनके उदाहरण बन जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि उत या उद को हमने किस में बदला है, ल में बदला है। क्यों बदला है कि त या द के बाद ल हो तो त या द का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। संधि के अंतर्गत हमने ऐसे नियमों को पढ़ा है।
आगे जो अंतिम नियम जो बचा है वो नियम ये कहता है कि त को हमें किस में बदलना है, न या म में बदलना है। तो इसके जो बनने वाले उदाहरण हैं वो उदाहरण किस प्रकार से हो जाएंगे, आप ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा। इस बार हमें उत या उद को किस रूप में बदलना है, उनके रूप में बदलना है। तो शब्द किस प्रकार से बन जाएंगे, जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया उन्नति। तो जब हम संधि विच्छेद की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, उत प्लस नति। यहाँ पर ये मूल रूप से उपसर्ग उत या उन ही हो सकता है, जिसके बाद में पंचम वर्ण न आने के कारण जो त या द जो भी होगा वो पंचम वर्ण में रूपांतरित हो जाते हैं। ऐसे संधि के नियम के अनुसार होता है। इसी प्रकार शब्द और बन जाएगा उन्नव, उन्नयन, उन्मुख, उन्मूलन, उन्माद, उन्मत्त। तो इस प्रकार के उदाहरण बन जाते हैं जो कि उत उपसर्ग के योग से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग कौन सा पढ़ा है, उत उपसर्ग पढ़ा है। मित्रों, आप इस बात का ध्यान रखना कि उत उपसर्ग के ये जो इतने सारे रूप लिखे हैं मैंने, कोई भी रूप इनमें से आपको परीक्षा में दिया जा सकता है और निश्चित रूप से उसका परिवर्तन इसी क्रम के अनुसार होगा। और ये सब कुछ जो भी होता है वो संधि के नियमों के अनुसार ही होता है। तो इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको उल्लेख शब्द देकर के उसके अंतर्गत उपसर्ग पूछा जा सकता है, तो निश्चित रूप से आपको विकल्प में दिए गए उत या उद में से ही विकल्प को चुनना है। कहीं पर भी उल उपसर्ग को मत चुन लेना, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इतने सारे रूपों में विभाजित करके उत उपसर्ग का पूरा विश्लेषण आपको बता दिया है। आगे हम बात कर रहे हैं अगले उपसर्ग के बारे में। अगला उपसर्ग हो जाता है अभि उपसर्ग। उपसर्ग 19वां हो जाएगा। ये कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभि उपसर्ग हो जाएगा। और अभि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो अभि उपसर्ग का पहला अर्थ हो जाएगा सामने या सम्मुख। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा मुख्य। उसके बाद में अभि उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ भी हो जाएगा इसका एक अन्य अर्थ। तो इन अर्थों में सामान्यतः हम अभि उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाली संधियां कौन कौन सी होती है, जब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। संधियां कौन कौन सी हो जाएगी। अभि उपसर्ग के अंतर्गत आप जानते हैं कि पहले स्वर ई है, तो बाद में ई आ सकता है, तो संधि कौन सी बन सकती है, दीर्घ हो सकती है। बाद में असमान स्वर आ जाए तो संधि कौन सी हो सकती है, यण संधि हो सकती है। तो सामान्यतः ये दो संधियां जो है वो अभि उपसर्ग के योग में आ सकती है। हम सबसे पहले जो उदाहरण बनाएंगे वो सीधे साधे यानी कि बिना संधियों वाले उदाहरण बनाएंगे, जिनमें क्या हुआ है, केवल और केवल संयोग हुआ है। केवल संयोग की प्रक्रिया के द्वारा शब्द जुड़े हैं। और ऐसे हम शब्दों की बात करें तो शब्द आ जाता है अभिनय, अभिमान, अभिधान, अभिमत, अभिभाषण, अभिकर्ता, अभियुक्त, अभिशंसा, अभिशमन, और शब्द हो जाता है अभिशाप। तो इन सभी शब्दों में आप देख सकते हैं कि उपसर्ग कौन सा है। सभी शब्दों में अभि उपसर्ग है। अभिनय, अभिमान, अभिधान इत्यादि जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, इन सभी उपसर्गों में केवल अभि उपसर्ग है। और बाद में आने वाला जो शब्द है वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। इसमें किसी प्रकार की संधि का कोई कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी जो संधि के अनुसार जो विकार आता है वो विकार यहाँ पर नहीं आया है। अब हम बात करते हैं संधियों के योग से बनने वाले उदाहरण।
तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दीर्घ संधि से बनने वाले उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। किस संधि से बनने वाले? दीर्घ संधि से। तो दीर्घ संधि में जानते हैं कि स्वर समान होता है। समान किसके समान? जो अभी में उपसर्ग आया हुआ है अंतिम, वो उपसर्ग में स्वर ई है, तो बाद में आने वाला भी स्वर समान ई ही होगा। तो जैसे हमने शब्द लिख दिया यहाँ पर अभीप्सा, तो दो खंड इसके जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी प्लस ईप्सा। इन दो शब्द खंडों को जब हम जोड़ेंगे तो अभी में स्वर ई है, ईप्सा में स्वर ई है, दोनों ई जुड़कर स्वर दीर्घ हो जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा? अभीप्सा। तो इस प्रकार से ये शब्द हो जाएगा। ऐसे ही एक अन्य शब्द की यदि हम और बात करते हैं तो शब्द हो जाता है अभीप्सित। अभी प्लस ईप्सित इसके मूल खंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार दीर्घ संधि के ये उदाहरण हो गए। आगे हम बात करते हैं यण संधि के उदाहरणों की। तो बहुत से उदाहरण यण संधि के अंतर्गत इसके बनाए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आएंगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने शब्द लिख लिया है अभ्यागत। अभ्यागत को जब आप दो खंडों में विभाजित करके देखोगे, इसका संधि विच्छेद करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा इसमें उपसर्ग कौन सा है? अभी, और शब्द कौन सा है? आगत शब्द है। इस प्रकार से शब्द क्या बन जाता है? अभ्यागत। इसी प्रकार से आगे शब्द बन जाता है एक शब्द और बन जाता है अभ्युदय। शब्द क्या बन जाता है? अभ्युदय। तो अभ्युदय की संधि किस प्रकार से हो जाती है? तो इसमें आप देखिएगा, पहला शब्द हो जाएगा अभी और दूसरा शब्द हो जाएगा उदय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ई और उ जुड़कर यहाँ पर यू बन गया है, जो कि यण संधि के अंतर्गत बनता है। तो अभ्युदय का इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा, अभी प्लस उदय। एक शब्द और बन जाता है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान। तो अभ्युत्थान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभी प्लस उत्थान। अभी प्लस उत्थान। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभी उपसर्ग के ये उदाहरण बने हैं, जो कि यण संधि के योग से बने हैं। अगला जो 20वां उपसर्ग हो जाएगा, वो उपसर्ग हो जाएगा प्रति उपसर्ग। उपसर्गों में से बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग हो जाता है ये। और पिछली परीक्षाओं को जब आप देखोगे तो बहुत से शब्द आपको प्रति उपसर्ग से बने हुए परीक्षा के प्रश्न पत्रों में आपको प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें से हम इसके अर्थ की बात करते हैं। तो प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाता है? पहला अर्थ हो जाता है की और, दूसरा इसका अर्थ हो जाता है समान, अगला इसका अर्थ हो जाता है विपरीत, अगला इसका अर्थ हो जाता है सामने। तो इस प्रकार से इन अर्थों में हम प्रति उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली संधियां कौन कौन सी है? तो निश्चित रूप से ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि संधियां कौन कौन सी यहां पर प्रयुक्त हो सकती है। तो आप देखोगे कि प्रति में स्वर ई है, इसलिए समान स्वर के हिसाब से अगर हम देखें तो संधि दीर्घ हो जाएगी। असमान स्वर के हिसाब से यदि हम देखें तो संधि यण हो जाएगी। और यदि बाद में आने वाले व्यंजनों के हिसाब से यदि हम देखें तो व्यंजन संधि भी यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार से 3 संधियों के उदाहरण प्रति उपसर्ग के योग में बन जाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इसके उदाहरणों की, और जिसमें क्या हुआ है? केवल और केवल संयोग हुआ है, यानी बिना संधि के केवल संयोग से बनने वाले उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे इसके शब्द मिल जाएंगे आपको प्रतिक्रिया। कुछ इसके अर्थ और भी हैं, वो अर्थ भी हम साथ में लिख लेते हैं। जैसे कि इसका शब्द एक और हो जाता है हर, ठीक है ना। तो शब्द हो जाता है प्रतिक्रिया, प्रतिगृह, प्रतिद्वार, प्रतिबिंब। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनमें आप देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई है। एक शब्द और लिख लेते हैं प्रतिघात, इसमें भी किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई है। तो ये सभी के सभी उदाहरण हैं जो कि बिना किसी संधि के
बने हुए हैं, केवल संयोग मात्र से बने हुए हैं। शब्द आप एक प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, कई बार आता भी है। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं, सबसे पहले दीर्घ संधि यहाँ पर लिखी हुई है, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत इसके बनने वाले उदाहरण कौन कौन से होंगे। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत जो उदाहरण बनेंगे वो उदाहरण होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया है प्रतीक। अब आप जानते हैं कि प्रतीक में प्रति उपसर्ग है और मूल शब्द की हम बात करें तो इसमें शब्द हो जाता है इक। इसी प्रकार से एक शब्द हो जाता है प्रतीति, जिसके दो खंड क्या हो जाते हैं, प्रति प्लस इति, तो शब्द हो जाता है प्रतीति। तो यहाँ पर आप इन शब्दों में देखते हैं कि संधि कौन सी हो रही है, समान स्वरों के योग में संधि दीर्घ हो रही है। आगे हम बात करते हैं यण संधि के बारे में। तो यण संधि के उदाहरण भी निश्चित रूप से इस संधि के योग में बन जाएंगे उदाहरण। यण संधि के उदाहरणों पर आप गौर कीजिएगा, बहुत से उदाहरण बन जाएंगे। जैसे कि मैंने पहला शब्द लिख दिया है प्रत्यर्पण। जब संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द क्या हो जाता है, प्रति प्लस अर्पण। आगे शब्द मैंने लिख दिया प्रत्यावर्तन, तो शब्द हो जाता है इसका प्रति प्लस आवर्तन। आगे इसी प्रकार शब्द हम लिखते हैं प्रत्युत्पन्न, तो आप इसका संधि विच्छेद करोगे शब्द क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग निकल जाएगा और मूल शब्द क्या हो जाएगा, उत्पन्न। इसी प्रकार से हम बात करते हैं प्रत्येक शब्द की। तो प्रत्येक शब्द में भी आप जानते हैं कि उपसर्ग कौन सा है, प्रति है, और शब्द कौन सा है, एक है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है प्रत्येक। तो इस तरह से आपने देखा है कि यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिखे हैं इन सभी उदाहरणों में संधि कौन सी हुई है, यण संधि हुई है। आगे हम बात करते हैं अगली संधि के बारे में। अगली संधि यहाँ पर क्या बताई गई है, व्यंजन संधि बताई गई है। तो व्यंजन संधि के उदाहरण हम लिखते हैं। कैसे बनेंगे व्यंजन संधि के उदाहरण, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है प्रतिच्छाया। जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस छाया। प्रति में आप जानते हैं कि स्वर कौन सा है, ई है, और नियम यह कहता है कि किसी स्वर के बाद में छ हो तो छ से पूर्व और स्वर के बाद में च का आगमन हो जाता है, जो कि हुआ है। व्यंजन संधि के तुगागम संधि के अंतर्गत हमने इस नियम को पढ़ा है और यहाँ पर यह शब्द बनाया है जिसमें प्रति उपसर्ग है। और एक शब्द और हो जाता है प्रतिच्छेद। शब्द क्या लिखा है हमने, प्रतिच्छेद, जिसके खंड क्या हो जाएंगे, प्रति प्लस छेद। तो इस प्रकार से ये इसके शब्द बन जाते हैं। हमने उपसर्ग देख लिया है, 20वां उपसर्ग। आगे हम बात करते हैं 21वें उपसर्ग के बारे में। 21वां उपसर्ग क्या हो जाता है, परे उपसर्ग हो जाता है। कौन सा उपसर्ग हो जाता है, परे उपसर्ग। और परे उपसर्ग का अर्थ सामान्यतः क्या होता है, परे उपसर्ग का अर्थ पहला अर्थ हो जाता है चारों ओर, दूसरा इसका अर्थ हो जाता है पूर्णतः, और तीसरा इसका अर्थ हो जाता है श्रेष्ठ। तो इन अर्थों में हम परे उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। इसके उदाहरण किस किस प्रकार से बनते हैं, साथ में आप संधियों का योग किस प्रकार से करते हैं, तो इसके साथ में जुड़ने वाली जो संधियां होती है वो कौन कौन सी होती है। तो मित्रों, जैसा कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसके अंतर्गत आने वाली पहली संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। दूसरी संधि कौन सी होगी, दूसरी संधि यण हो जाएगी। और तीसरी संधि की हम बात करें तो वो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 संधियां परि उपसर्ग के योग में जुड़ जाती है। किस प्रकार से इनके उदाहरण बनते हैं, हम इनके उदाहरण बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसे उदाहरण बनाते हैं जिनमें क्या हुआ है, केवल और केवल संयोग हुआ है। क्या हुआ है, केवल संयोग। तो संयोग से जो बनने वाले उदाहरण है, इसमें पहला आप लिख लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा में उपसर्ग कौन सा है, परि उपसर्ग है। आगे शब्द हम लिखते हैं परिवार। परिवार में उपसर्ग कौन सा है, परि है। आगे शब्द हमने लिख लिया परिपूर्ण, परि उपसर्ग है इसमें भी। परिवाद, इसमें भी आप जान सकते हैं मूल शब्द वाद है और परि
उपसर्ग हैं। परिक्रमा, इसमें भी आप जानते हैं उपसर्ग कौन सा है, परि उपसर्ग है। परितप्त, यहां पर भी आप देख सकते हैं कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। परिपक्व, इसमें भी जैसा कि आप देखते हैं उपसर्ग कौन सा है, परि उपसर्ग है। तो ये परि उपसर्ग के वो उदाहरण है जिसमें केवल और केवल संयोग हुआ है, कहीं पर भी कोई संधि नहीं हुई है। संधियों में हम सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि के उदाहरण क्या हो जाते हैं, आप देखिएगा मैंने शब्द लिखा है यहाँ पर परीक्षा। शब्द आपको परीक्षा देकर के पूछ ले कौन सा उपसर्ग है परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आप कहोगे इसमें उपसर्ग परि उपसर्ग है। क्यों कहोगे, क्योंकि परि प्लस ईक्षा इन दोनों के योग से शब्द बना हुआ है परीक्षा। दीर्घ होने का कारण यह है कि दोनों पक्षों में समान स्वरों की संधि हो रही है। इसी प्रकार से एक शब्द और आ जाता है परीक्षक। ठीक है, तो ये उदाहरण हो जाते हैं जो कि दीर्घ संधि के योग से बने हैं। आगे हम बात करें कुछ और उदाहरणों की, तो अगली संधि अपने पास में आई हुई है यण संधि। तो यण संधि के उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे, इन पर भी एक नजर डाल लीजिएगा। जैसे हमने शब्द लिख दिया है पर्यंत, तो संधि विच्छेद इसमें क्या हो जाएगा, परि मूल उपसर्ग है और अंत शब्द है, ई प्लस अ जुड़कर य हो गया और र जो है वो य के ऊपर चला गया, ऊर्ध्वरेफ हो गया, शब्द क्या बन गया, पर्यंत। इसी प्रकार से शब्द हमने एक और बना दिया है पर्यावरण। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, परि प्लस आवरण। अगला शब्द हो जाएगा पर्याय। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका जवाब इस बार भी, परि प्लस आय। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण बने हैं वो यण संधि के योग से बने हैं। अगला अपने पास में अगली संधि आ गई है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के योग से इसके उदाहरण कैसे बनते हैं, हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के योग में इसके उदाहरण बन जाते हैं, जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है परिच्छेद। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसमें परि मूल शब्द है, मूल उपसर्ग है, और छेद इसमें क्या है, मूल शब्द हो गया, और च बीच में आया हुआ एक वर्ण हो गया, जो कि तुगागम संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगला शब्द हो जाता है परिच्छद। तो परिच्छद के मैंने आपको दो अर्थ बताए थे, एक अर्थ बताया था वस्त्र और दूसरा अर्थ मैंने आपको बताया था दांत। आप अच्छी तरह से इन शब्द को देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे परि उपसर्ग है और छद मूल शब्द है, और इसी प्रकार एक शब्द और बन जाता है और वो शब्द है परिच्छिन्न। उदाहरण इसका भी क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग के साथ में छिन्न शब्द जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, परिच्छिन्न। तो इस प्रकार से परि उपसर्ग है। आगे अंतिम उपसर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत का 22वां उपसर्ग, और वो उपसर्ग कौन सा है, उप उपसर्ग है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समीप या सहायक। तो इन अर्थों में हम उप उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी श्रेष्ठता के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इसके अर्थ हो गए हैं उप उपसर्ग के। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ में आने वाली संधियां कौन कौन सी हैं। तो निश्चित रूप से आप भी लिख लीजिएगा, संधियां आप देखेंगे यहां पर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, यहां संधि हो जाएगी गुण संधि, और संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो यहाँ संधि कर सकते हैं व्यंजन संधि। इन चार संधियों के योग में उप उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर उदाहरण बनाते हैं जिसमें कि केवल संयोग हुआ हो, किसी प्रकार की संधि नहीं हुई हो। संयोग से जो बनने वाले उदाहरण हैं वो उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने शब्द लिख दिया यहाँ पर उपनाम, उपमान, उपक्रम,
या शब्द हो गया उपकरण, या शब्द हो गया उपशमन, और शब्द हो जाएगा उपयोग, उपहार, और शब्द हो जाएगा उपयुक्त, तो इस प्रकार से ये जो शब्द बने हैं इनमें आप देखते हैं कहीं पर भी कोई संधि नहीं हुई है। लेकिन बात ऐसी नहीं है कि संधियां नहीं होगी, हमने संधियों के नाम लिख रखे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के, व्यंजन संधि के उदाहरण बनेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण यहाँ पर किस प्रकार से बनेंगे। तो पहली संधि हम लिख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में स्वर समान होते हैं, स्वर समान होंगे इसका मतलब यहाँ पर पहले स्वर देखना जरूरी है। पहले स्वर उप में कौन सा है? अ स्वर है। तो पहले स्वर कौन सा हो गया? अ। तो इसके बाद में जो समान आएगा वो अ या आ में से ही कोई एक शब्द आएगा। तो हमने शब्द लिख दिया यहाँ पर उपागम, जिसके दो खंड करोगे तो क्या हो जाएगा? उप प्लस आगम। तो इसमें संधि कौन सी हो गई है? निश्चित रूप से आप कहोगे इसमें संधि दीर्घ हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं संधि कौन सी है? गुण संधि यहाँ पर लिखी हुई है। तो गुण संधि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गुण संधि के योग में उदाहरण कैसे बनेगा? तो हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है उपेक्षा। शब्द क्या लिखा है? उपेक्षा। जब आप इसके संधि विच्छेद करोगे तो आप इसमें देखोगे उप मूल शब्द मूल उपसर्ग है और ईक्षा इसमें मूल शब्द आ जाता है। उप में अ और ईक्षा का ई जुड़कर ए होकर के गुण कार्य हो जाता है, शब्द हो जाता है उपेक्षा। इसी प्रकार से अगला हम उदाहरण बना लेते हैं जो कि किसके योग में बनता है? वृद्धि संधि के योग में। तो वृद्धि संधि के योग में क्या उदाहरण बन जाएगा? वृद्धि संधि के योग में जो उदाहरण बनेगा वो वृद्धि संधि के अपवाद में से बनेगा। कहाँ से बनेगा? अपवाद में से। स्पष्ट रूप से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं बनेगा। हमने शब्द यहाँ पर लिखा है उपे ही। जब संधि विच्छेद करोगे तो इसका शब्द हो जाएगा उप प्लस ए ही, जो कि स्थिति किसकी बनाता है? वृद्धि संधि के अपवाद की स्थिति बनाता है। अपवाद के अंतर्गत ये उदाहरण आता है उपे ही। और अगली हमने बात की है व्यंजन संधि के बारे में। तो निश्चित रूप से व्यंजन संधि का भी उदाहरण यहाँ पर बन के रहेगा, आप बनाइएगा। व्यंजन संधि, तो जैसे कि मैंने शब्द बना दिया है उपछाया। क्या हो जाएगा? उप प्लस छाया। तो इस प्रकार से ये उप उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने स्वर संधि के जो 22 उपसर्ग होते हैं उन 22 उपसर्गों के बारे में हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम हिंदी भाषा के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में विदेशी और आगत उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में उपसर्गवत अव्ययों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में संख्या उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग अध्याय में ही अभी पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ सामग्री बची है। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि किताबों में आधी अधूरी सामग्री आ जाती है। कई ऑनलाइन की ऑफलाइन की कक्षाओं में भी जो शिक्षक हैं वो आधा अधूरा पढ़ा देते हैं और उसका परिणाम विद्यार्थी को अंततः परीक्षा में भुगतना पड़ता है। लेकिन मित्रों, चाणक्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो कुछ पढ़ाया जाएगा आदि से अंत तक परिपूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ते रहिएगा, आनंद लीजिएगा। मित्रों, जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ चाणक्य क्लासेस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आप ज़रूर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें उस लिंक के जरिए, ताकि वहाँ पर व्यवस्थित रूप से हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं सारे व्यवस्थित रूप से दिए गए हैं। आप वहाँ से हर एक पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर रखा गया है मित्रों, ताकि आप बहुत ही जो गरीब से गरीब स्तर का जो विद्यार्थी होता है वो भी शिक्षा का लाभ ले सकता है, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है मित्रों। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।